इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा सीएचओ एग्ज़ाम जो आयोजित किया गया था उसमें भी पदों में वृद्धि कर दी गई है। यानी कि टोटल 1300 पदों में वृद्धि की गई है। अब बहुत स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है इससे कट ऑफ पर कितना अंतर आने वाला। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कट ऑफ में कितना अंतर आएगा, जिससे कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना होने वाला है डीवी के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कैटेगरी वाइज कितने पद है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और जब रिजल्ट आएगा आपका 31 अक्टूबर को सीएचओ का रिजल्ट आएगा, तो उस समय फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि रिजल्ट आपका है वो रैंक वाइज आएगा, रिजल्ट किस तरह से आएगा उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करूंगा। बाकी रिजल्ट आएगा रैंक वाइज, तो उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी रैंक से कैसे आपको चेक करना होगा, ये रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके अलावा सीएचओ एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे, वो भी रिजल्ट आने के बाद आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने सीएचओ का एग्जाम दिया हो या एनएचएम का कोई भी एग्जाम दिया हो और उन्हें समय पर अपडेट नहीं मिल पाती है, चाहे वो अपडेट विभाग की ओर से आए या बोर्ड की ओर से आए, तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पदों में वृद्धि से पर सीट कॉम्पिटिशन है वो अब कितना हो गया, पहले कितना था उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद कौन सी कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कट ऑफ पर क्या असर आएगा, क्या कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके अलावा और भी चर्चा, एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीएचओ एग्जाम का आयोजन 8 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, जिसके लिए टोटल कैपेसिटी यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट ने आवेदन किया था, 81,412। अब जब एग्ज़ाम से पहले इस एग्ज़ाम के लिए जो कंपटीशन था वो 81,412 कैंडिडेट में था, लेकिन इनमें से परीक्षा देने सिर्फ 73,698 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। एब्सेंट कितने रहे हैं, 7,714 स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7,714 कैंडिडेट हैं ये कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अब यानी जो फाइट है, कंपटीशन है, वो इन 73,698 स्टूडेंट में है, ना कि 81,412 में। तो अब 73,698 के लिए जब पदों में वृद्धि नहीं की गई, यानी कि अब 1300 पदों में वृद्धि की गई है। इससे पहले सीएचओ एग्जाम में टोटल आपके 2,634 पद थे। उस समय फाइनल सिलेक्शन के लिए जो पर सीट कॉम्पिटिशन था, यानी कि 2,634 पदों के लिए 73,698 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के लिए 28 स्टूडेंट में फाइट थी। लेकिन अब इसमें आपके 1300 पदों में वृद्धि कर दी गई है, जिससे कि अब आपके टोटल पद है सीएचओ एग्जाम में 3,934 हो गए हैं। 3,934 में से नॉन टीएसपी के हैं 3,169, और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में है आपके 765। तो इससे अब पर सीट कॉम्पिटिशन डीवी के लिए कितना हो गया है और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना हो गया। अब मैं मानता हूं अगर विभाग 2 गुना को बुलाएगा, क्योंकि ये विभाग पे डिपेंड करेगा कि विभाग डीवी के लिए 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को। अब मानते हैं कि 2 गुना को अगर बुलाते हैं, रिक्त पदों के 2 गुना, यानी कि रिक्त पद है 3,934, इसके लगभग 2 गुना 7,868 के करीब स्टूडेंट को अगर डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो पर सीट कॉम्पिटिशन कितना होगा। तो स्टूडेंट कितनों ने परीक्षा दी, 73,698 ने परीक्षा दी थी। तो आप देख सकते हैं 73,698 ने परीक्षा दी थी, और डीवी के लिए बुलाया जाएगा 7,868 के करीब कैंडिडेट। यानी कि एक सीट के लिए लगभग 10 स्टूडेंट के बीच में फाइट रहेगी डीवी के लिए। और अगर आप फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन आपके इतने कितने पोस्ट हैं, 3,934। तो इसके लिए आप देखा जाए तो लगभग एक सीट के लिए 19 कैंडिडेट में फाइट है। कितने कैंडिडेट में फाइट है, 19 कैंडिडेट में फाइट है, यानी कि हर 19वां कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। लेकिन इस बार थोड़ी कंडीशन है, पिछली बार जो सीएचओ एग्जाम हुआ और इस बार जो सीएचओ एग्जाम हुआ इसमें बहुत अंतर है। ये सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि पिछली बार जो एनएचएम में सीएचओ एएनएम जीएनएम एग्जाम था उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं था, यानी कि आपके कितने भी बन रहे हैं, अगर आपके कट ऑफ के अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कम भी जाती है तो भी सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इस बार आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला रूल रखा है। इस वजह से आपने देखा होगा अभी तक एनएचएम के 8 कैडर के रिजल्ट भी आ चुके हैं। उनमें से एक कैडर के अलावा 7 कैडर ऐसे हैं
जिसमें जितने पद हैं उतने स्टूडेंट बोर्ड को नहीं मिले। इस वजह से जो शेष पद हैं वो अब खाली रहेंगे, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% वाला रूल है, SC ST के लिए 35% वाला रूल है वो अभी आपके NHM के 19 कैडर में लागू किया गया है। इस वजह से CHO एग्जाम में कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो देखो, पदों में वृद्धि की गई है, इससे तो ये जाहिर है कि कट ऑफ कम रहेगी। अगर माना कि सपोज दैट आपको मालूम है पेपर आपके 450 का था, अब मान लीजिए कि कट ऑफ आपके 300 भी रही थी, अगर पहले जब पदों में वृद्धि नहीं की गई तो 300 थी, तो अब 1300 पद वृद्धि की गई तो आपके जरूर 290 295 तक भी जा सकती है, 285 पे भी जा सकती है। यानी कि एक तो ये श्योर है कि कट ऑफ अब पहले जो जा रही थी उससे तो कम ही रहेगी, क्योंकि पद और बढ़ गए। दूसरी ये बात, ये जरूरी नहीं कि जितने पद है उतने सभी कैंडिडेट को लिए जाएंगे, उन्हीं कैंडिडेट को लिए जाएंगे। सबसे पहले देखा जाएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस की है या नहीं की है। अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस नहीं की है और पद खाली है तो वो पद खाली रहेंगे, आपको नहीं लिया जाएगा। और अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस कर दी है उसके बाद वो मेरिट चेक करेंगे कि जो टॉप के कैंडिडेट है 3000, अब फाइनल सिलेक्शन के लिए 3934 को लेना है, तो 3934 जो टॉप के कैंडिडेट है उनको लेंगे और उसके आधार पर वो कट ऑफ बनती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन इस बार वो 40% वाला रूल आपको मालूम है, क्योंकि अभी आपने रिजल्ट भी देखा है, जितने पद है उतने स्टूडेंट नहीं मिल पाए हैं। तो इसलिए जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपकी रैंक से ही तय किया जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट आप ये भी डाउट आ रहे हैं, यानी कि अभी जो कैडर के रिजल्ट है उसमें भी कुछ स्टूडेंट करें कि हमारे तो 40% बन रहे हैं फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, उस वजह से उनका रिजल्ट भी है वो अयोग्य कर दिया गया है। यानी कि आपको मालूम है रूल क्या है कि अगर आपके पेपर में, अब आप भी देख लीजिए जिन्होंने भी CHO का एग्जाम दिया है, एक बार ओमार शीट की कार्बन कॉपी देख लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके भी ओमार शीट में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गहरा गोला नहीं किया हुआ है, और इस कंडीशन पर आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको रूल मालूम है, क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, इसके 10% 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 से ज़्यादा अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला गहरा नहीं किया है तो आपका भी जो रिजल्ट है वो क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा। फिर चाहे आपके 40% से ज़्यादा भी क्यों नहीं बन रहे हो, और अगर आपके 40% नहीं बन रहे हैं तो फिर वो पद खाली रह जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही स्टूडेंट नहीं मिल रहे हो, पद खाली छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40% है और SC ST के लिए 35% है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी है और SC ST वालों को 53 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, क्योंकि आपको मालूम है CHO में टोटल आपके 3934 पद हैं, जिसमें से नॉन TSP में 3169 है। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि जनरल कैटेगरी में कितने पद हैं। अब जैसे जनरल में यहाँ 803 है तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले पहले माइनस करने होते हैं, उसके बाद जितने बचे पद, माना कि मैंने मान लिया कि 600 पद है, वो पीछे बच गए। अब आपका जब लिस्ट आती है, रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है कि आप OBC कैटेगरी से हो और आपकी रैंक आई है 800वीं, कौन सी रैंक आई है, 8वीं रैंक आई है। अब आपको ये चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जनरल से देखोगे कि क्या मेरा जनरल से सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को काट काट के, माना कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, माना कि जैसे कि 600 पदों तक आपका जनरल में सेलेक्ट होगा और आपकी रैंक है 800वीं, यानी कि जो 1 से लेकर 600 तक की जिनकी भी रैंक है, चाहे वो SC कैटेगरी का हो, OBC का हो, MBC का हो, EWS का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा। अब ये कैंडिडेट जिसकी 800वीं रैंक है तो ये पहले OBC में चेक करेगा, जैसे कि OBC में 461 जनरल के पद हैं, यानी कि इसकी रैंक है 800वीं। तो अब ये क्या करेगा, ये 600 के बाद से काउंट करेगा कि OBC के कैंडिडेट कितने हैं। उससे पहले अगर कोई OBC का है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है और इसकी 800वीं रैंक है, यहाँ तक ये काउंट करेगा और फिर ये चेक करेगा कि इसकी रैंक कहाँ पर है। माना कि इसका नंबर आता है 150 पर, तो फिर ये चेक करेगा कि OBC में कितने पद है। माना कि OBC में यहाँ आप देख सकते हैं 461 है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काट के माना कि यहाँ पर 400 पद मान के चलिए, और इसका रैंक OBC में 150 हुई, यानी कि इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपको चेक करना होगा। जब रिजल्ट आएगा मैं आपको डिटेल में विस्तार से बता दूंगा कि कैसे चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए
ताकि जब भी CHO का रिजल्ट आएगा 31 अक्टूबर को चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांस है। बाकी देखते हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले भी बता दिया 30 या 31 अक्टूबर के करीब आपको CHO का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जिनमें पदों में वृद्धि की गई है उनके भी कुछ रिजल्ट 30-31 अक्टूबर को देखने को मिल जाएंगे, या 30 को मिलेगा या 31 को, दोनों डेट में नहीं मिलेगा। या तो 30 को फाइनल होगा या 31 को फाइनल होगा, और कुछ रिजल्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएंगे। अब कुछ कैंडिडेट को ये डाउट आ रहा है क्या GNM में पद वृद्धि नहीं हो रही है? तो कल मैंने आपको NHM के पदों का वर्गीकरण बताया था, उससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि जो NHM GNM के अंडर है उसमें पदों में वृद्धि नहीं की जाएगी। अब राज्य में इसमें होती है या नहीं होती, क्योंकि उसका वर्गीकरण अभी तक बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया। वो जैसे ही वर्गीकरण अगर होती है तो वर्गीकरण आते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर NHM के हर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, चाहे वो पदों में वृद्धि को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो या DB को लेकर हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कट ऑफ बढ़ेगी या कम रहेगी, उसके बारे में मैंने बता दिया है। और कट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैं आगे बता भी दूंगा कि कितने पद थे और कितने स्टूडेंट पास हुए, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ CHO में कौन सी कैटेगरी में कितने पद है अब वर्तमान कंडीशन पर, क्योंकि पदों में संशोधन किया गया है। तो आप देख सकते हैं नॉन TSP में आपके जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल में आपके 803 पद हैं, सामान्य महिला के 230 पद हैं, विधवा के 92 पद हैं, परित्यक्ता में 22 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल के 351 पद हैं, सामान्य महिला के 100 पद हैं, विधवा के 40 पद हैं, परित्यक्ता के 10 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल में 264 पद हैं, सामान्य महिला के 75 पद हैं, विधवा के 30 पद हैं और परित्यक्ता के 7 पद हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि OBC कैटेगरी, तो OBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 461 पद हैं, सामान्य महिला के 132 पद हैं, विधवा के 52 पद हैं, परित्यक्ता के 13 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल के 110 पद हैं, सामान्य महिला के 32 पद हैं, विधवा के 12 पद हैं, परित्यक्ता के 3 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें यानी कि EWS कैटेगरी की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं जनरल के 222 पद हैं, सामान्य महिला के 63 पद हैं, विधवा के 25 पद हैं, परित्यक्ता में 6 पद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करें तो यहाँ जनरल में 10 पद हैं, सामान्य महिला के 3 पद हैं, विधवा का 1 पद है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप यहाँ चेक कर सकते हो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन में LV के 42 पद हैं, CPLC के 42 पद हैं, MISLD MD में 42 पद हैं। राजकीय कर्मचारी में कोई पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिक में भी आप चेक कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में 143 पद हैं, SC कैटेगरी में 59 पद हैं, ST कैटेगरी में 44 पद हैं, OBC कैटेगरी में 78 पद हैं, MBC कैटेगरी में 18 पद हैं, EWS में 37 है और शहरी जनजाति में 1 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो इसमें आपके 63 पद है। ये तो आपके नॉन TSP के थे। अब बात करने जा रहा हूँ TSP में कितने पद हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। TSP में आप देख सकते हैं टोटल आपके 765 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 269 पद है, सामान्य महिला के 77 पद है, विधवा के 30 हैं, परित्यक्ता के 7 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 27 पद है, सामान्य महिला के 8 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 241 पद है, सामान्य महिला के 69 पद है, विधवा के 28 पद है, परित्यक्ता में 6 पद हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में आपके यहाँ पर LV के 10 पद हैं, OP OL CP LC में 10 पद हैं, MISLD MD में भी 10 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं जनरल के 47 पद हैं, SC के 4 हैं, ST के 41 हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 15 पद हैं। तो ये तो आपके CHO एग्जाम के पदों का वर्गीकरण था। अब जैसे कि 8 कैडर का रिजल्ट आया तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा जितने पद है उतने भी स्टूडेंट बोर्ड को नहीं मिले हैं, इस वजह से अब वो पद है वो खाली रहेंगे। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियर में एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसके 40% बने हो, या SC ST का भी ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसके 35% बने हो। इस वजह से ये अब 48 के 48 पद हैं वो खाली रहेंगे। और इस परीक्षा में टोटल 54 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। रिहेबिलिटेशन वर्कर की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 633 पद थे, जिसमें से 708 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी और मात्र 39 कैंडिडेट ही पास हुए। यानी कि 633 में से 39 पद तो भर जाएंगे, पीछे बचे जो बाकी पद है वो अब खाली ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही 40% वाला रूल है। पिछली बार जो NHM एग्जाम हुआ था फरवरी और मार्च में CHO ANM GNM, उसमें ये रूल नहीं था, लेकिन इस बार सभी में, चाहे वो ANM का हो GNM का हो CHO में, सभी में ये रूल लागू है।
सीनियर काउंसलर का भी देख सकते हैं 40 पद थे, इसके लिए 1217 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी और इसमें क्वालिफाई है वो 67 हुआ। यानी कि ये एक सीनियर काउंसलर का रिजल्ट है जिसमें जितने पद है उससे ज़्यादा कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हुए। बाकी 7 रिजल्ट पीछे जो बचे हैं उनमें एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जिसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट बोर्ड को मिले हो। अब ऑडियोलॉजिस्ट में भी आप देख लो 70 पद थे, 65 ने परीक्षा दी थी और इसमें से सिर्फ 15 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। इसके अलावा ब्लॉक प्रोग्रामर में भी आप देख सकते हैं 53 पद थे, 671 ने परीक्षा दी थी, 46 ही क्वालिफाई हुए। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें 72 पद थे, 1552 ने परीक्षा दी थी, 6 ही क्वालिफाई हुए हैं। इसके अलावा सोशल वर्कर में भी आप देख सकते हैं 132 पद थे, 1100 ने परीक्षा दी थी, मात्र 45 ही क्वालिफाई हुए। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में भी देख सकते हैं 565 पद थे, 2708 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, 80 ही क्वालिफाई हुए। यानी कि अब मेन चीज़ ये देखनी है कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जब CHO का रिजल्ट आएगा तब ये देखना होगा क्या 3934 जितने पद हैं उतने सभी कैंडिडेट बोर्ड को मिलते हैं या इससे भी कम कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, वो तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही 30 या 31 सितंबर को आपका CHO का रिजल्ट आएगा आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपकी जो रैंक है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ़ है या नहीं है। इसके अलावा रिजल्ट में आपको मार्क्स का फॉर्मूला भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको मार्क्स निकालना है। यानी कि जो कैंडिडेट की रैंक में नाम नहीं है वे कैंडिडेट अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जिनका नाम होगा उनके तो मार्क्स बता दिए जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसमें बोनस नंबर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि बाकी के क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनके साथ बांट दिए जाते हैं। वो कैसे किया जाता है वो भी आपको रिजल्ट आने पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरना होता है, स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, उसके बाद विभाग द्वारा DV कब से शुरू होगी, वो रिजल्ट के बाद विभाग द्वारा जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह NHM एग्जाम से जुड़ी सभी अपडेटें दी जाती हैं।